बड़े बच्चों कल हम पढ़ रहे थे चलो कल हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। करेक्ट? देखो इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। मतलब यहाँ बात करी जाती है कि दो लेबर और दो मशीन ने मिलकर कितना आउटपुट बनाया। आप कभी भी ये नहीं बोलते कि दो लेबर के 20,000 रुपए मशीन के 50,000 रुपए लग रहे हैं, उसमें मैंने 1,00,000 रुपए का सामान बनाया। मॉनेटरी या इकोनॉमिक टर्म्स में उसकी बातें नहीं करी जाती है, बस सिर्फ ये कहते हैं इतने लेबर और इतनी मशीन ने इतना आउटपुट जनरेट किया। इसलिए यहाँ पे फिजिकल इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप देखी जाती है, ना कि उनकी इकोनॉमिक और मॉनेटरी वैल्यूज देखी जाती है। तो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो भी दो टर्म्स में देखते हैं हम, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब मेरे पास टाइम पीरियड कम है, अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना है तो मुझे इनपुट्स में सिर्फ मैं लेबर बढ़ा सकती हूँ, मैं मशीन को नहीं बढ़ा सकती। तो शॉर्ट टर्म में सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल होता है दैट इज लेबर, बाकी एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स होना जरूरी है। कम से कम एक से ज्यादा फिक्स भी हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में। आपकी मशीन भी फिक्स हो सकती है, आपकी बिल्डिंग भी फिक्स हो सकती है, आपकी लैंड भी फिक्स हो सकती है। क्योंकि टाइम पीरियड कम है तो इस समय में हम जो फिक्स फैक्टर्स हैं उनको इंक्रीज नहीं कर सकते, पर हम लेबर को बढ़ाकर मेरा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? आपके पास टाइम पीरियड इतना ज्यादा है कि आप चाहो तो मशीन भी बढ़ा सकते हो, चाहो तो लैंड भी बढ़ा सकते हो, चाहो तो बिल्डिंग भी बढ़ा सकते हो, चाहो तो लेबर भी बढ़ा सकते हो। मतलब लॉन्ग रन के अंदर सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, जबकि शॉर्ट रन के अंदर एक फैक्टर वेरिएबल और कम से कम एक फैक्टर फिक्स होता है। देन अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसी को रिटर्न्स टू फैक्टर बोला जाता है। उसके लिए पहले कुछ टर्म्स सीखी थी। पहला सीखा था टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन, टोटल लेबर ने मिलकर टोटल कितना प्रोडक्शन किया ऐड कर देते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब एडिशनल लेबर आने की वजह से एडिशनल कितना प्रोडक्शन हुआ। एंड एपी का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रोडक्शन, कि पर यूनिट प्रोडक्शन हर लेबर ने कितना किया, उसको टीपी बाय एल से निकालते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन में अगर आपको एक एक यूनिट का डिफरेंस रहता है तो फॉर्मूला होता है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। पर मार्जिनल प्रोडक्शन में अगर मेरे को एक से ज्यादा यूनिट का डिफरेंस दे रखा है तो फॉर्मूला होता है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब तक फिक्स फैक्टर यूटिलाइज नहीं होता, तो स्टार्टिंग में जब वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हो तो शुरू में तो हर एक वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने की वजह से आपका जो आउटपुट है प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता रहता है। फिर एक टाइम के बाद वो कम होने लगता है, फिर वो जीरो होता है, फिर वो नेगेटिव में चला जाता है। जो एमपी है वही अपन को लाइनों में लिखना है। स्टार्टिंग में लेबर बढ़ाने की वजह से एडिशनल प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर वो कम होता है, फिर वो जीरो, फिर वो नेगेटिव में भी चला जाता है। रिलेशनशिप क्या होती है बिटवीन टीपी एंड एमपी? जब तक एमपी बढ़ेगा तब तक टीपी भी बढ़ेगा तो सही, बट इंक्रीजिंग रेट से। जब एमपी फॉल होने लगेगा तब टीपी बढ़ेगा बट डिक्रीजिंग रेट से। एमपी 0 टीपी मैक्सिमम, एमपी नेगेटिव टीपी डिक्लाइन हो सकता है। एमपी को मैं टीपी की रेट कह सकती हूँ। यहाँ 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 का मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेज 1 में एमपी भी बढ़ रहा है और टीपी भी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से। स्टेज 2 को डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेज 2 में एमपी तो फॉल हो रहा है और टीपी बढ़ रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से, इसलिए इसको डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोला जाता है। एंड स्टेज 3 को नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोला जाता है, क्योंकि एमपी नेगेटिव में चला गया और टीपी आपका डिक्लाइन होने लगेगा। एज अ प्रोड्यूसर क्या मुझे स्टेज 1 पे रुक जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि अभी मेरा लेबर लगने की वजह से मेरा प्रोडक्शन और बढ़ रहा है, तो मुझे 1 पे तो कभी भी नहीं रुकना चाहिए। एज अ प्रोड्यूसर क्या आपको थर्ड स्टेज पे जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि एडिशनल लेबर लगने की वजह से मेरा टोटल प्रोडक्शन और कम हो रहा है, तो मुझे थर्ड पे तो जाना ही नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। एज अ प्रोड्यूसर मुझे मेरा प्रोडक्शन कहाँ पे स्टॉप
करना चाहिए स्टेज 2 पे। क्यों? क्योंकि वहां पे टीपी अपने मैक्सिमम पे आया है, एमपी 0 था पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पे आ गया है, तो मैक्सिमम वाली लिमिट तक मुझे मेरा प्रोडक्शन करना चाहिए। और क्या पढ़ा था कल अपन ने रीजन पढ़े थे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के क्या रीजंस होते हैं। क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर होता है? क्योंकि इनडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर, आप फिक्स्ड फैक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते, मशीन को आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे, जब तक मशीन फुल यूटिलाइज नहीं होगी, हर एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ने की वजह से मेरा आउटपुट और बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेकंड रीजन है एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस। मैं जितने ज्यादा लेबर लगाऊंगी मैं डिवीजन ऑफ लेबर कर सकती हूँ। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब जिसको जो काम आता है उसको वो काम दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास लेबर ज्यादा है तो मैं क्या करती हूँ, ये वाला डिपार्टमेंट संभालोगे आप ये वाला, तो जिस बंदे को जो काम आता है उसको वही काम दिया जाता है, तो वो ज्यादा एफिशिएंसी से काम करता है, तो हर लेबर लगाने की वजह से मेरा आउटपुट ज्यादा बढ़ता है। स्टेज 2 कौन सी थी? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। उसके रीजंस क्या थे? पहला रीजन था इनडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स, मशीन को डिवाइड नहीं कर सकती। मशीन मेरी स्टेज 1 में ऑप्टिमम यूटिलाइज हो चुकी है, उसके बाद भी मैं अगर उसको और यूटिलाइज कर रही हूँ तो ओवर यूटिलाइज की वजह से उसके रिटर्न्स, एडिशनल रिटर्न्स कम आने शुरू हो जाते हैं। एंड सेकंड रीजन है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फैक्टर्स। लेबर एंड मशीन आर नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जो काम मशीन कर सकती है अगर वही काम अगर लेबर से करवाना चाहते हैं तो उतना लेबर काम नहीं कर सकता। जरूरत मशीन बढ़ाने के बाद आप लेबर बढ़ाते जा रहे हो तो लेबर उतना आउटपुट जनरेट करके नहीं दे पाएगा तो मशीन दे सकती है। थर्ड है आपका नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। उसका रीजन क्या है? आपने इतने ज्यादा लेबर लगा दिए, इतने ज्यादा लेबर लगा दिए कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो गया, सब में लड़ाइयां शुरू हो गई। लड़ाइयां शुरू हो गई तो आप जो पहले काम कर पा रहे थे वो भी काम नहीं कर पाओगे, इसलिए टोटल प्रोडक्शन आपका डिक्लाइन हो जाता है। पहले सब लोग मिलकर 100 यूनिट बना रहे थे, अब सब लोग मिलकर 80 यूनिट बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी लड़ाइयां हो गई कि पहले जितना वो एफिशिएंसी से काम कर रहे थे वो उतना एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे। देन हमने एपी पढ़ा था, एवरेज प्रोडक्शन रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एपी पढ़ा था। एमपी एपी से बड़ा तब तक एपी राइज करेगा, एमपी एपी से छोटा एपी फॉल होगा, एमपी एपी के बराबर उस टाइम पे एपी अपने मैक्सिमम पे एपी रिलेशनशिप। बस यही पढ़ा था कल। assumptions of the production function and assumptions of the law of variable proportion। law of variable proportion के क्या assumptions होते हैं? अच्छा, point of inflection भी पढ़ा है। point of inflection का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट तक एमपी घट चुका है इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि इस पॉइंट तक एमपी इंक्रीज हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो चुका है इंक्रीजिंग रेट से, इसके आगे एमपी डिमिनिश होगा, टीपी बढ़ेगा तो सही में डिमिनिश रेट से टीपी बढ़ेगा। इस पॉइंट के बाद एमपी अपना स्लोप को चेंज कर देगा, अभी तक स्लोप इंक्रीजिंग था, स्लोप उसका डिमिनिशिंग हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। assumptions क्या है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, कि जिस रेशियो में आप फैक्टर कंबाइन करते हो उसको चेंज कर सकते हो। मैं कहती हूँ 4 लेबर 2 मशीन, मैं कभी कह सकती हूँ 7 लेबर 2 मशीन, 10 लेबर 2 मशीन, ये डिपार्टमेंट कर सकते हैं, लेबर को मैं चेंज कर सकते हैं। जो लेबर्स हैं, जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, वो सब मैं मानती हूँ होमोजीनियस है, सबकी काम करने की एफिशिएंसी सेम है, सब में सेम स्किल्स है, सेम पावर है, सेम क्वालिटी है, सब लोग एकदम सेम है, जो लेबर है मतलब मानकर चलते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, इकोनॉमिक या मॉनेटरी टर्म्स में क्या वैल्यूज की हम बात नहीं करते। assumptions क्या है प्रोडक्शन फंक्शन के, कि पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम पे निकाला जाता है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, प्रोड्यूसर बेस्ट इतनी काम में ले रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब अगर आप कुछ इनोवेशंस करते हैं तो आप उसी इनपुट से ज्यादा आउटपुट बना सकते हैं। मैं कह रही हूँ 5 लेबर और 2 मशीन मिलकर 40 यूनिट बना पाते हैं, पर 5 लेबर पहले इंसान थे, अब मैंने वो 5 लेबर की जगह 5 रोबोट रख दिए, तो वही 5 रोबोट, वो भी तो लेबर ही है, रोबोट जो रख दिया, और 2 मशीन, अब वो लोग 400 यूनिट बना पाते हैं। आप अगर कुछ भी इनोवेशंस करते हैं, कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो आपका वही इनपुट कॉम्बिनेशन का आउटपुट दे सकता है, ये मानकर चलते हैं। एंड यहाँ पे क्या है कि जो हम मानकर चलते हैं कि जो हम इनपुट से आउटपुट बना रहे हैं वो आउटपुट आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट, आप ये मानते हो कि इनपुट से इतना ही मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो सकता है, क्लियर है बच्चों?
यही पढ़ा था कल, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? नहीं, आगे पढ़ेंगे। हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं सब। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एक पॉइंट रह गया हमारा, दैट इज कॉब-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की थ्योरी पर्पस से याद करने, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होता इसका। ये प्रोडक्शन फंक्शन यूनाइटेड स्टेट्स की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है यूनाइटेड स्टेट्स में, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वहां पे ये प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाई होता है। ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? Q is equals to K into L की पावर A C की पावर 1 माइनस E। यहाँ पे Q का मतलब होता है आउटपुट, आपके K और A तो कोई कांस्टेंट है, L का मतलब होता है यहाँ पे लेबर, और C का मतलब होता है यहाँ पे कैपिटल। यहाँ माना जाता है कि जो लेबर है उसका कंट्रीब्यूशन तो 3/4 है, और कैपिटल का प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/4। ये बस ये फॉर्मूला याद रखना है और ये बातें याद रखनी है प्रोडक्शन फंक्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन यूनाइटेड स्टेट्स की जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है सब पे ये प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाई होता है। इसका फॉर्मूला होता है Q is equals to K into L की पावर A into C की पावर 1 माइनस K। Q का मतलब क्या होता है? आउटपुट। K और A क्या है? कोई कांस्टेंट। L का मतलब लेबर, C का मतलब कैपिटल। यह माना जाता है लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3/4 है इन द प्रोडक्शन, और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/4 है इन द प्रोडक्शन। ठीक है, ये हमने शॉर्ट रन पढ़ लिया बच्चों। शॉर्ट रन के अलग अलग नाम हो सकते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर या लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी पूछता है तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछता है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछे चाहे रिटर्न्स टू अ फैक्टर पूछे, दोनों में बात बराबर है, दोनों शॉर्ट रन के लिए होते हैं। शॉर्ट रन का मतलब ये होता है कि एक फैक्टर वेरिएबल और एक से ज्यादा फैक्टर फिक्स्ड हो सकते हैं, एटलीस्ट वन फिक्स्ड हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज रिटर्न्स टू अ स्केल। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल मतलब यहाँ पे किसकी बात करी जाती है? लॉन्ग रन की बात करते हैं। लॉन्ग रन में अपन को पता है यहाँ पे सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं बच्चों? वेरिएबल होते हैं। समय इतना ज्यादा है कि इस टाइम पीरियड में मैं मशीन भी बढ़ा सकती हूँ, बिल्डिंग भी, लेबर भी, लैंड, सब कुछ बढ़ा सकती हूँ। तो सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं? वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे रिटर्न्स टू स्केल तीन तरीके के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, एक होता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एक होता है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है? अगर आपका इनपुट, इनपुट मतलब लेबर और कैपिटल दोनों की बात करते हैं, मैं अलग अलग नहीं बोलूंगी, इनपुट मतलब ये दोनों। अगर मैं लेबर 10% से बढ़ा रही हूँ और आउटपुट भी अगर उसकी वजह से मेरा 10% से बढ़ रहा है तो इसको क्या कहती हूँ? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जितने प्रपोर्शन से इनपुट बढ़ाया अगर उतने ही प्रपोर्शन से आपका आउटपुट बढ़ता है तो उसको आप क्या बोलते हो? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलते हो। देन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, मैंने इनपुट तो बढ़ा दिया 10% से पर उसकी वजह से आउटपुट मेरा बढ़ा 15% से। जितने प्रपोर्शन से आप इनपुट बढ़ाते हो अगर उससे ज्यादा प्रपोर्शन से आपका आउटपुट बढ़ रहा है, जितने प्रपोर्शन से अपन इनपुट बढ़ाते हैं अगर उससे ज्यादा प्रपोर्शन से अपना आउटपुट बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। एक होता है यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग का मतलब अगर मैंने सपोज इनपुट तो बढ़ाया 10% से पर जो आउटपुट है वो सिर्फ 4% से ही मेरा बढ़ा, तो जितने प्रपोर्शन से इनपुट बढ़ाया अगर उससे कम प्रपोर्शन से आउटपुट बढ़ता है तो उसको डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। रिटर्न्स टू स्केल भी तीन तरीके के होते हैं,
डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। इंक्रीजिंग का मतलब जितने प्रपोर्शन से इनपुट बढ़ा रहे हो, अगर उससे ज्यादा प्रपोर्शन से आउटपुट बढ़ता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मतलब जितने प्रपोर्शन से इनपुट बढ़ाएगा उतने ही प्रपोर्शन से आउटपुट बढ़ाते हो तो उसको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल मतलब जितने प्रपोर्शन से इनपुट बढ़ाया अगर उससे कम प्रपोर्शन से आउटपुट बढ़ता है तो उसको डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कह देते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के रीजन क्या क्या हो सकते हैं? पहला रीजन है आपका इनडिविजिबिलिटी ऑफ द फैक्टर, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर। आप फैक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, फैक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, फैक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते तो जितना ज्यादा इनपुट लगाते जाएंगे, जैसे मशीन्स वगैरह पे लेबर ज्यादा लगाओगे तो उसका आउटपुट बढ़ेगा तो आपको रिटर्न्स टू स्केल इंक्रीजिंग मिलने लग जाएंगे। हम उसको क्योंकि स्टार्टिंग में हम डिवाइड नहीं कर सकते। सेकेंड रीजन है कि आप यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मशीनरी काम में ले सकते हो, स्पेशलाइज्ड लेबर, स्पेशलाइज्ड मशीन। मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही।
अब आई वॉइस? यस मैम। आ गई। आप लोगों ने कहाँ तक सुना? Increasing return to cell scale. Increasing returns to a scale. इसके बाद का नहीं पता। चलो, इसके रीजंस थोड़ा सुन लिए थे? नहीं। चलो, हाँ जी, रिटर्न्स टू स्केल 3 तरीके के होते हैं। रिटर्न्स टू स्केल का मतलब हम लॉन्ग रन की बातें करते हैं। लॉन्ग रन मतलब सारे फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे लिए? वेरिएबल होते हैं, सबको चेंज कर सकते हैं। 3 तरह के रिटर्न्स टू स्केल होते हैं: इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है जितने प्रोपोर्शन से इनपुट बढ़ेगा उससे ज्यादा प्रोपोर्शन से आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर इनपुट 10% है तो आउटपुट सपोज 15% से इंक्रीज हो गया। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है जितने प्रोपोर्शन से आप इनपुट बढ़ा रहे हो अगर उतने ही प्रोपोर्शन से आपका आउटपुट बढ़ गया। फॉर एग्जांपल इनपुट 10% से बढ़ाया तो आउटपुट भी 10% से इंक्रीज हो गया। एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल मतलब जितने प्रोपोर्शन से अपन इनपुट बढ़ाते हैं अगर उससे कम प्रोपोर्शन से मेरा आउटपुट बढ़ता है तो उसको डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कह देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट 10% से बढ़ाया तो आउटपुट मेरा सिर्फ 4% से बढ़ा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? पहला रीजन है आपका इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स। इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स नहीं, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि आप फिक्स तो कुछ भी नहीं होता। आप फैक्टर्स को कई बार डिवाइड नहीं कर सकते, मशीन को, लैंड को, बिल्डिंग को अपन डिवाइड नहीं कर सकते, तो इन पे जितने ज्यादा लेबर्स लगाएंगे वो उतना एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगी, उनकी वजह से रिटर्न्स मुझे उतने ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। सेकंड रीजन है स्पेशलाइज्ड मशीनरी एंड लेबर, क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड इतना ज्यादा है कि आप लेबर भी इतने सारे हायर कर सकते हो, मशीन भी हायर कर सकते हो, तो जिस काम के लिए जो लेबर है उसको वो काम असाइन कर देंगे और जो मशीन जिस चीज में स्पेशलाइज है उस मशीन को वही काम दिया जाएगा, तो मेरे रिटर्न्स टू स्केल इंक्रीजिंग हो जाएंगे। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि इतना सारे लोग हैं उनको मैनेज करना, रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपके रिटर्न्स टू स्केल कैसे आने लग जाएंगे? डिक्रीजिंग आने लग जाएंगे। अब आ रही है आवाज पलक? यस मैम आ रही है। सबको आ रही है? चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिटर्न्स टू स्केल में ही पढ़ रहे हैं हम अब कॉब डॉगलस फंक्शन। रिटर्न्स टू स्केल का कॉब डॉगलस फंक्शन, अभी जो कॉब डॉगलस फंक्शन पढ़ा था वो रिटर्न्स टू फैक्टर का पढ़ा था, अब रिटर्न्स टू स्केल का कॉब डॉगलस फंक्शन है। यहाँ पे अगर a प्लस बी आपका ग्रेटर देन 1 है तो उसको आप इंक्रीजिंग रिटर्न्स एज इट इज याद करना है, ये कोई इसका प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। a प्लस बी ग्रेटर देन 1 है तो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल बोला जाता है। a प्लस बी लेस देन 1 है तो उसको डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल बोला जाता है। और अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है तो उसको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। तो लॉन्ग रन में कॉब डॉगलस फंक्शन क्या कहता है कि अगर a प्लस बी ग्रेटर देन 1 तो इंक्रीजिंग, a प्लस बी लेस देन 1 तो डिक्रीजिंग और a प्लस बी इक्वल्स टू 1 तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अंदर दैट इज आइसोकॉन्स। आइसोकॉन्स बच्चों हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान होगा तो क्या होता था इंडिफरेंस कर्व? कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करे हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसको सेम होता था। वैसे ही जो इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के लिए होते थे प्रोड्यूसर के लिए वही आइसोकॉन्ट होता है, सेम मतलब होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के लिए हुआ करता था प्रोड्यूसर के लिए वही आइसोकॉन्ट होता है। मतलब
ये क्या कहता है, ये कहता है आइसोकॉन्ट आपका, चाहे आप कॉम्बिनेशन ए चूज करो, यहाँ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। कॉम्बिनेशन ए क्या कहता है, आप 2 मशीन और 20 लेबर अगर मिलकर काम करते हैं तो कितना आउटपुट बना पा रहे हैं, 50 यूनिट। चाहे कॉम्बिनेशन बी काम में लो, चाहे सी, चाहे डी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला आउटपुट आपको सेम मिलेगा। ये आइसोकॉन्स कहते हैं। प्रोड्यूसर चाहे कॉम्बिनेशन ए काम में ले ले, चाहे कॉम्बिनेशन बी काम में ले ले, चाहे कॉम्बिनेशन सी काम में ले ले, हर कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूसर को जो मिलने वाला आउटपुट है वो कैसा है, सेम होगा। जो कंज्यूमर के लिए इंडिफरेंस कर्व होते थे वही प्रोड्यूसर के लिए क्या होते हैं, आपके आइसोकॉन्स कर्व्स होते हैं। आइसोकॉन्ट कर्व का शेप वैसा ही होता है जैसा इंडिफरेंस कर्व का होता था, ये आइसोकॉन्ट है। आइसोकॉन्ट कर्व आपके डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स होते हैं, जैसे अपने इंडिफरेंस कर्व होते थे डाउनवर्ड स्लोपिंग। इन दोनों की सेम प्रॉपर्टीज है। इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टी होती थी, इंडिफरेंस कर्व्स आर द डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं आपके पास, अगर आपको मशीन बढ़ानी है तो लेबर को कम करना ही पड़ेगा, आप कभी भी दोनों चीजों को नहीं बढ़ा सकते, इसलिए मेरे कर्व्स कैसे होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग, आइसोकॉन्ट भी डाउनवर्ड स्लोपिंग। सेकंड प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी, ये है अपने इंडिफरेंस कर्व्स और ये है अपना आइसोकॉन्ट। इंडिफरेंस कर्व्स तो हमारे किसके लिए होते हैं, कंज्यूमर के लिए, आइसोकॉन्ट किसके लिए होते हैं, प्रोड्यूसर के लिए। पहली प्रॉपर्टी थी डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता था, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड होती थी, तो इंडिफरेंस कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है और आइसोकॉन्ट्स भी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सेकेंड प्रॉपर्टी हुआ करती थी, दे आर द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि वहां पे एमआरएस कैसा होता था, डिमिनिशिंग होता था। वहां जो एमआरएस होता था, यहाँ पे एमआरटीएस ऑफ एक्स वाई होता है। एमआरटीएस का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। वहां एमआरएस का फॉर्मूला होता था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहाँ पे इसका फॉर्मूला यही होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, सैक्रिफाइस ऑफ वाई बाय ए एक्स। तो वहां पे वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होते थे, क्योंकि एमआरएस डिमिनिशिंग होता था। आइसोकॉन्स भी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं क्योंकि एमआरटीएस जो क्या होता है वो डिमिनिशिंग होता है। देन वहां पे स्लोप, अगर स्लोप की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता था, एमआरएस को स्लोप कहते थे। यहाँ पे एमआरटीएस ऑफ एक्स वाई को आप क्या कहते हो, स्लोप ऑफ दी डिफरेंस आइसोकॉन्स कह देते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी इन दोनों की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती थी इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे। सेम प्रॉपर्टी इसकी है कि ये भी आइसोकॉन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, अगर करेंगे तो रिजल्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि कभी भी ईदर एक्सिस को वो टच नहीं करते थे, ना तो इंडिफरेंस कर्व ना ही आपके आइसोकॉन्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, higher IC gives the higher level of satisfaction. Same property of higher isocons give the higher level of production. यहाँ satisfaction नहीं है, प्रोड्यूसर के लिए जो कंज्यूमर के लिए जो सेटिस्फेक्शन होता है प्रोड्यूसर के लिए वही प्रोडक्शन होता है। तो जितना हायर आइसोकॉन गिव द हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब सेम है, जो हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था सेम एकदम सेम होता है आइसोकॉन्स। जो इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के लिए हुआ करता था, आइसोकॉन्ट किसके लिए हुआ करते हैं, प्रोड्यूसर के लिए हुआ करते हैं, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम। पर एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच, इंडिफरेंस कर्व और आइसोकॉन्ट के बीच में अवे फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ मतलब नेट अवे फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब यही है कि वो एक एक्सिस को टच नहीं कर सकते, ना तो एक्स एक्सिस को ना वाई एक्सिस को। अब इन दिनों में डिफरेंस क्या होता है इंडिफरेंस कर्व और आइसोकॉन्स में। इंडिफरेंस कर्व्स को आप लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इंडिफरेंस कर्व में मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कैन नॉट बी मेजर्ड। अपन उस चीज को कभी भी मेजर नहीं कर सकते। मैं हमेशा ये कहती थी कि सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है, पर सेम में कितना मिलता है, 20 मिलता है, 30 मिलता है, 40 मिलता है, 100 मिलता है।
क्योंकि यूटिलिटी नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं करी जा सकती, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट्स में वहां यूटिलिटी पढ़ी थी अपन ने, तो उसको अपन मैथ्स कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है वो नहीं बता सकते, ये बताते थे सेम मिलता है। पर अगर आप आइसोकॉन्ट की बात करें तो आइसोकॉन्ट में आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन मेजर कर सकते हो। लेवल ऑफ प्रोडक्शन को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। मैं बता सकती हूँ कि दोनों मिलकर कितनी बना रहे हैं, 50 यूनिट बना रहे हैं दोनों मिलकर। तो सिर्फ एक डिफरेंस होता है इंडिफरेंस कर्व्स और आइसोकॉन्ट्स के अंदर। इंडिफरेंस कर्व्स में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आइसोकॉन्ट में लेवल ऑफ प्रोडक्शन को मेजर किया जा सकता है। इंडिफरेंस कर्व्स कंज्यूमर के लिए होते थे, आइसोकॉन्ट प्रोड्यूसर के लिए होते हैं। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता था एमआरएस एक्सवाई, इसका स्लोप होता है एमआरटीएस ऑफ एक्सवाई। एमआरटीएस का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। आइसोकॉन्ट के बाद नेक्स्ट है अपना दैट इज आइसोकॉस्ट। नेक्स्ट है अपना आइसोकॉस्ट, या इसको इक्वल कॉस्ट लाइन भी बोला जाता है। आइसोकॉस्ट या फिर इक्वल कॉस्ट लाइन बोला जाता है। जो अपन ने उस चैप्टर में बजट लाइन पढ़ी थी बच्चों, डिमांड सप्लाई में जो प्राइस लाइन पढ़ी थी, वही सेम लाइन क्या होती है, आइसोकॉस्ट या इक्वल कॉस्ट लाइन। वहां कंज्यूमर के लिए वो लाइन होती थी, या प्रोड्यूसर के लिए आइसोकॉस्ट लाइनें होती है। वहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर को दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदने हैं। प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको 20 रुपए के हिसाब से मिलता है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको 10 रुपए के हिसाब से मिलता है। उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 400 रुपए। टोटल कितने रुपए हैं, 400 रुपए। तो अगर वो सारे के सारे एक्स पे खर्च कर देता है, तो वो कितने एक्स खरीदेगा, 20 एक्स खरीदेगा, और बाय कितने खरीदेगा, 0। अगर सारे के सारे पैसे वो बाय पे खर्च कर देता है तो 40 बाय और 0। अगर वो 10 एक्स खरीदता है तो उसके पास कितने रुपए बच गए, 200 बच गए। और वो कितने बाय खरीद सकता है, 20 बाय खरीद सकता है। अगर वो 15 एक्स खरीदता है तो कितने बाय खरीद सकता है, 5 या 10। अरे कैलकुलेशन कर सकते हो, 10। ठीक है, तो ये अपन ने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना लिए कि वो अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर सकता है। तो आइसो कॉस्ट या इक्वल कॉस्ट लाइन कैसी होती है, इस तरीके की लाइन होती है। तो सारा पैसा उसने बाय पे खर्च कर दिया, सारा पैसा उसने एक्स फैक्टर पे खर्च कर दिया। जो अपनी वहां पे वो लाइन होती थी बजट लाइन, प्राइस लाइन, सेम यहाँ पे होती है आइसो कॉस्ट या इक्वल कॉस्ट लाइन। जो वहां पे डिफरेंस कर्व होते थे वो सेम यहाँ पे आइसो कॉस्ट कर्व होते हैं। वहां अपन कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालते हैं, यहाँ पे अपन प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम निकालते हैं। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम लेवल, या इसको बोला जा सकता है प्रोड्यूसर का ऑप्टिमाइजेशन लेवल, या इसी चीज को बोला जाता है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। प्रोड्यूसर के लिए लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, जो वहां इक्विलिब्रियम होता था वही यहाँ इक्विलिब्रियम है। इसको या तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहते हैं, या प्रोड्यूसर का ऑप्टिमाइजेशन, या इसको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं। वहां क्या कंडीशन होती थी बच्चों इक्विलिब्रियम के लिए, जब इंडिफरेंस कर्व्स और प्राइस लाइन एक दूसरे के टेंजेंट होते थे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। ये आपकी कौन सी लाइन है, ये मेरी आइसो कॉस्ट लाइन है, और ये मेरा कौन सा कर्व है, आइसोकॉन्ट कर्व है। ये दोनों जब एक दूसरे के टेंजेंट होंगे उस टाइम पे प्रोड्यूसर क्या होगा, अपने इक्विलिब्रियम लेवल, ऑप्टिमाइजेशन लेवल या लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन लेवल पे होगा। जब आइसो कॉस्ट और आइसोकॉन्ट एक दूसरे के टेंजेंट होंगे उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम लेवल, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे होगा। सेकंड एक और होती थी वहां पे कि जब स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट किसके बराबर होंगे, स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट के बराबर होगा, उस टाइम पे प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे होगा। आइसोकॉन्ट का स्लोप क्या है, एमआर पीएस ऑफ एक्स वाई, और इसका स्लोप क्या है, पीएक्स बाय पी वाई। ये दोनों जब एक दूसरे के बराबर होंगे उस टाइम पे प्रोड्यूसर क्या होगा, अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे होगा।
समझ में आ गया? इसी चीज को इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसी चीज को लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसी चीज को प्रोडक्शन का ऑप्टिमाइजेशन लेवल भी कहते हैं। तो जो वहां इंडिफरेंस कर्व होते थे वो यहाँ आइसोकॉन्स होते हैं, जो वहां प्राइस लाइन होती थी वो यहाँ पे आइसोकॉस्ट लाइन होती है। और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें की थी, यहाँ पे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बातें करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? आइसोकॉन्ट, आइसोकॉस्ट और प्रोड्यूसर ऑप्टिमाइजेशन लेवल कब आएगा? कब आएगा? जब आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट एक दूसरे के टैंजेंट होंगे, उस टाइम पे प्रोडक्शन का ऑप्टिमाइजेशन लेवल आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, डिसइकोनॉमिक्स बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स। मैंने कल जो पढ़ाया था और जो आज पढ़ा रही हूँ वो मैं मंडे को सुनूंगी। टेस्ट है स्टैट्स ना, इसको का नहीं है, टेस्ट हो जाएगा 2-3 दिन में, टेस्ट भी हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। जो मैं आज पढ़ा रही हूँ और जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कल की क्लास में, वो दोनों का अपन मंडे को सुनेंगे। स्टार्टिंग से नहीं है ना, शुरू का सुना ही चुके हो? नहीं सुना मैंने, प्रोडक्शन सुना ही नहीं मैंने, तो शुरू से लास्ट तक का सुन लेंगे फिर। चलो, एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स। एंटरप्राइज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उसको क्या क्या दिक्कतें आती हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, वो पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में, उसके क्या क्या गोल, क्या क्या एम, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? एंटरप्राइज का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम सरवाइव कर जाए, हमें प्रॉफिट हो ना हो पर हम एटलीस्ट उस बिजनेस में सरवाइव कर जाए। कोई भी बिजनेस होता है उसका एम क्या होता है सबसे बड़ा, कि मुझे सरवाइव करना है, सरवाइव ही नहीं कर पाऊंगी तो मैं उस बिजनेस से बाहर निकल जाऊंगी। तो सबसे बड़ा आपका एम क्या होता है कि आप सरवाइव कर जाओ। सरवाइव अगर आप कर गए तो आप उसके बाद सोचते हो हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कैसे करनी है। सबसे पहले आप सरवाइव के बारे में सोचते हो, फिर आप ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के बारे में सोचते हो। यहाँ पे आर.एल. मेरिस एक ऑथर है, वो कहते हैं कि जो ये ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल का, वो आप सोचते हो इन द मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए, मैनेजरियल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए हमें ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के बारे में सोचना है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करनी है। मैनेजरियल कंस्ट्रेंट का मतलब, मेरे पास अगर 2 जनों का स्टाफ है, मैनेजमेंट 2 जनों का है, तो उसी 2 जनों से मुझे आगे कैसे और बढ़ना है। फाइनेंशियल, मेरे पास अगर 10 लाख रुपए ही है बिजनेस में डालने के लिए, तो इसी 10 लाख रुपए से और 2 जनों से मिलकर मुझे बिजनेस में सरवाइव और आगे कैसे बढ़ना है, ये कहते हैं आर.एल. मेरिस। आर.एल. मेरिस कहते हैं कि जो आपका ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है कि सरवाइव करना, सरवाइव करने तो आगे ग्रो करना, ये ऑब्जेक्टिव आप मैनेजरियल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करते हैं। ओनर जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका एम होता है कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा बढ़ानी है, मुझे मेरा बिजनेस का मार्केट शेयर ज्यादा बढ़ाना है। ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी मैनेजर्स होते हैं, उनका एम होता है कि मेरी सैलरी बहुत बढ़नी चाहिए, मेरा स्टेटस बहुत बढ़ना चाहिए। आर.एल. मेरिस कहते हैं कि ये दोनों ओनर और मैनेजर एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं, इनका गोल एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेटेड होता है। अगर अपना ओनर एम अचीव कर पाएगा तभी उसके साथ उसका मैनेजर भी अपना गोल को अचीव कर पाएगा। अगर बिजनेस का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ रहा है, तभी मैनेजर्स को सैलरी ज्यादा मिल सकती है, नहीं तो मैनेजर्स को सैलरी ज्यादा नहीं मिल सकती। तो आर.एल. मेरिस कहते हैं कि ये दोनों के दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड हैं टू द साइज ऑफ द फर्म, साइज ऑफ द फर्म से कि फर्म कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो
अगर फर्म बड़ी है तो ओनर का प्रॉफिट ज्यादा होगा और मैनेजर की सैलरी ज्यादा, और फर्म छोटी है तो ओनर का प्रॉफिट भी कम और मैनेजर की सैलरी भी कम होगी। तो यहाँ पे आपका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में आपका एम होता है कि हम पहले सरवाइव कर जाए, और अगर हम सरवाइव कर गए तो हमें आगे ग्रोथ एक्सपेंशन के बारे में सोचना है। इन द मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए हमें आगे एक्सपेंशन के बारे में सोचना है। आर मेरिस कहते हैं कि जो ओनर का एम या मैनेजर का एम होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है विद द साइज ऑफ द फर्म। अगर फर्म की साइज बड़ी तो ओनर का प्रॉफिट बड़ा, मैनेजर की सैलरी बड़ी, और अगर फर्म की साइज छोटी तो ओनर का प्रॉफिट छोटा और मैनेजर की सैलरी भी। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव मतलब सर्वाइव करना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो फर्म्स होती हैं उनका एम क्या होता है? हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का उनका एम होता है। इकोनॉमिक मतलब उनका एम क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। इस प्रॉफिट को समझने के लिए दो तरह की कॉस्ट होती है, हमें वो समझनी पड़ेगी। एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदने के लिए जो पैसा बाहर किसी को देते हो। मैंने किसी बाहर के बंदे से जमीन उधार में ली तो उसके बदले मुझे उसको क्या देना पड़ेगा? लेबर बाहर से बुलवाए काम करवाने के लिए तो उसके बदले क्या देने पड़ेंगे? वेजेस। कैपिटल आपने बैंक से उधार में लिया तो उसके बदले मुझे बैंक को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। बाहर से फैक्टर प्रोडक्शन खरीदे उसके बदले मुझे कुछ देना पड़ रहा है, उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो सेल्फ ओन्ड अपने खुद के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। जैसे कि मैंने जमीन किसी और से लेने की जगह मेरे पास खुद की जमीन पड़ी थी, उसी जमीन पे मैंने मेरा प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो क्या मेरे को खुद को रेंट देने की जरूरत है? नहीं, पर मैं एस्टिमेट करती हूँ कि अगर ये जमीन किराए पे दी होती तो कितना रेंट लगता। लेबर बाहर से बुलाने की जगह खुद लेबर की जगह काम करने लग गए। कैपिटल बैंक से लेने की जगह जो मेरे पास पैसा पड़ा था वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो जो मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर खुद के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप काम में लेते हो तो उसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, और अगर बाहर के किसी बंदे को पैसा देते हैं मतलब बाहर से किसी ने कुछ लिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसके बदले उसको कुछ दिया तो उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। आपकी दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं। प्रॉफिट एम जो है मेरा, दो तरीके का प्रॉफिट हो सकता है। मेरा एक प्रॉफिट हो सकता है आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक प्रॉफिट हो सकता है आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड करी जाती है। इकोनॉमिक प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, यहाँ कॉस्ट में एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस, दोनों माइनस हो जाते हैं। टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है बच्चों? रेवेन्यू मतलब इनकम, जितने का भी सामान बेचा है। फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है, उसने आज के दिन में 10 ब्रेड के पैकेट बेचे, एक ब्रेड का पैकेट 25 रुपए का आता था, तो उसकी पैसे कितने हैं उसके पास? 250 रुपए उसकी क्या हुई? रेवेन्यू, इतना पैसा उसके पास आया। पर इस 250 में से उसके 200 रुपए तो उसके खुद के बैठ गए, मतलब उसकी प्राइस बैठ गई 200 रुपए की, उसकी कॉस्टिंग बैठ गई, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? सिर्फ 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू में डिफरेंस होता है, समझते हो? रेवेन्यू मतलब जो पैसा हमारे पास आ रहा है, जितनी भी सेल्स मैंने टोटल की उसको रेवेन्यू कहते हो। उसमें से अगर मैं मेरी कॉस्ट को माइनस कर देती हूँ तो मेरा प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। प्रॉफिट भी इसने कहा दो तरीके के होते हैं, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक इकोनॉमिक प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस, यहाँ सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करें कि अगर बाहर से जमीन ली तो इतना रेंट लगा, बाहर से लेबर लिया तो इतना वेजेस देना पड़ा, एंड सो ऑन, सिर्फ उसको माइनस करें। इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या होता है? आप अपनी इम्प्लिसिट कॉस्ट को और जोड़ लेते हैं। इम्प्लिसिट मतलब
जो मैंने खुद की जमीन काम में ली उसकी मैं एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लूं। अभी तो मैं खुद की जमीन पे काम कर रही हूँ, पर मैंने उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली कि यही जमीन अगर मैंने रेंट पे दी होती तो मुझे 5,000 रुपए किराया और मिलना होता। सपोज यहाँ पे रेवेन्यू आपके हुए 20,000 के रेवेन्यू हुए, उसमें से आपने जो बाहर के लोगों को पैसा दिया वो 10,000 का उसमें से पैसा दिया, तो आपका प्रॉफिट कितने का हो गया? 10,000। यहाँ मेरे रेवेन्यू तो 20,000 के हुए, कॉस्ट बाहर के लोगों को मैंने कितना पैसा दिया? 10,000, प्लस मैंने ये देखा कि जो जमीन मैं खुद की काम में ले रही हूँ उस जमीन का मेरा किराया ऑन एन एवरेज कितना होना चाहिए था? 5,000 रुपए। मैं मेरी सर्विसेज दे रही हूँ, लेबर में मेरी मेहनत आपको दे रही हूँ, तो उसकी भी मैंने एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल ली। तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली आपने 5,000 रुपए। तो अब मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चों? 5,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ। तो हमेशा आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट की वैल्यू कम आएगी और हमेशा आपकी अकाउंटिंग प्रॉफिट की वैल्यू ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में तो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट जोड़ रहे हैं और इकोनॉमिक में हम हमेशा इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी जोड़ते हैं। तो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट हमेशा बड़ा होगा और इकोनॉमिक प्रॉफिट की वैल्यू हमेशा छोटी आएगी, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब मैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को इंक्लूड करती हूँ, और जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप एक्सप्लिसिट प्रॉफिट को ही इंक्लूड करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हो आप? नॉर्मल प्रॉफिट, कि मुझे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हो? कि अगर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किए एंटरप्रेन्योर ने, उस कैपिटल के बदले उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, अपने लेबर को वो रेम्यूनरेशन मतलब अपने लेबर को वो सैलरी दे पा रहे हैं अगर आप, तो मैं कहूंगी कि मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। जो एंटरप्रेन्योर ने रिस्क लिया उसके बदले उसका इतना प्रॉफिट हो रहा है कि वो उस बिजनेस में सरवाइव कर सकता है, इतना तो फायदा हो रहा है कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो उस प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसी को जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोला जाता है। मतलब ये प्रॉफिट के अंदर क्या होगा? कॉस्ट तो जुड़ी हुई होगी, प्लस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, जितना सर्वाइवल के लिए जरूरी है सिर्फ उतना ही पैसा आप कमा रहे हो, उससे ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे, तो उसको क्या कहूंगी? नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, मुझे कोई बहुत खास प्रॉफिट नहीं हो रहा। एक होता है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप सर्वाइवल जितना चाहिए, मेरे को 5,000 रुपए सर्वाइवल चाहिए, मेरी कॉस्टिंग आ रही थी 15,000 की और 5,000 मेरे को सर्वाइवल के लिए चाहिए, तो अगर मेरा जो प्रॉफिट है वो 20,000 का हो रहा है, मतलब कॉस्टिंग भी निकल गई और सर्वाइवल भी निकल गया, तो ठीक है। पर मेरा प्रॉफिट 1,00,000 रुपए का हो रहा है, तो इस प्रॉफिट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या अब नॉर्मल प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट बोला जाता है, कि आपका सर्वाइवल भी निकल गया, आपकी कॉस्टिंग भी निकल गई, उसके बाद भी बहुत 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 पैसा आप कमा रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं? अब नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। जो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है, नॉर्मल प्रॉफिट था मेरा 20,000 का और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितने का है मेरा? 1,00,000 रुपए का। जो प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से बहुत ज्यादा होती है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से बहुत ज्यादा होती है। तो आपके दो तरीके के प्रॉफिट्स अपन ने पढ़ लिया, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और कॉस्ट में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट जोड़ते हो। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट या कॉस्ट में एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट में जोड़ा जाता है। आपकी कौन सी प्रॉफिट की वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी? अकाउंटिंग की। इकोनॉमिक की छोटी क्यों आएगी हमेशा? क्योंकि उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट भी जोड़ रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, लेबर्स को रेम्यूनरेशन दे पा रहे हैं, और जो मैंने रिस्क लिया उसके बदले मुझे नॉर्मल रिटर्न्स मिल रहे हैं, मतलब मैं मेरा सर्वाइवल कर पा रही हूँ, तो उसको मैं नॉर्मल या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कह सकती हूँ। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होते हैं, यहाँ पे आप उसको सुपर नॉर्मल, अब नॉर्मल या इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है अभी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर ही, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। यूटिलिटी
मैक्सिमाइजेशन फॉर टू टाइप्स ऑफ फर्म। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, ये अपन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर ही पढ़ रहे हैं, सेटिस्फैक्शन। फर्म्स को सिर्फ प्रॉफिट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, दो तरह की फर्म्स की बात कर रहे हैं कि उनको सेटिस्फैक्शन ज्यादा कैसे मिल सकता है। अगर मैं एंटरप्रेन्योर की बात करती हूँ, जो बंदा खुद का बिजनेस खुद शुरू करता है, तो उसको प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए सेटिस्फैक्शन के लिए, प्लस सिर्फ पैसा 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 मिलेगा तो उससे भी उसको इतना संतुष्टि, इतना खुशी नहीं मिलेगी जब तक उसने उसकी गुडविल भी मार्केट में अच्छी नहीं होगी। मतलब उसने जो लेजर अपना सैक्रिफाइस किया उसके बदले रिटर्न उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ, मैं महीने के 5 लाख रुपए कमा रही हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, खूब पैसा कमा रही हूँ, पर मार्केट में कोई मेरे से सीधे वो बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि मेरा नेचर अच्छा नहीं है, तो मुझे उस 5 लाख से उतनी खुशी नहीं होगी। अगर यही मैं 4 लाख कमा लेती पर सब लोग मेरे से बहुत अच्छे से बातें करते क्योंकि मेरा नेचर बहुत अच्छा है, सब लोग मेरे से बहुत फ्रेंडली रहते, बहुत कंफर्टेबल रहते, मार्केट में मेरी गुडविल बहुत अच्छी रहती, सिर्फ पैसा ही नहीं मेरी गुडविल भी अच्छी होती, तो मुझे उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता। तो जो एंटरप्रेन्योर है उसको यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कब होगा, तो प्रॉफिट से तो हो गई होगा, पर प्रॉफिट इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। उसके साथ उसने जो अपना आराम को सैक्रिफाइस किया उसके रिटर्न में भी उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तब कहते हैं उसका यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमम होगा। देन जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जॉइंट स्टॉक कंपनीज में एक तो प्रॉफिट होना चाहिए बहुत सारा, तब सेल्स बहुत होनी चाहिए, उनके बड़े बड़े शानदार ऑफिसेस होने चाहिए, तब कहेंगे कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। प्रॉफिट प्लस सेल्स प्लस लैविश ऑफिसेस। साइरेट एंड मार्च कहते हैं कि आपका सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एम नहीं होना चाहिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का, प्रॉफिट के साथ आपके ये 4 एम और होने चाहिए। प्रोडक्शन का एम और होना चाहिए कि हमें इस साल में इतना प्रोडक्शन करना है, हमें 2 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन और करना है। हमारा इन्वेंट्री का गोल और होना चाहिए कि इतना स्टॉक मेरे पास हमेशा मेंटेन होना चाहिए। सेल्स का मेरा एम होना चाहिए कि पिछले साल 50 लाख की सेल हुई तो इस साल 70 लाख की मैं सेल करूंगी। एंड मार्केट शेयर का गोल आपका होना चाहिए। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को प्रॉफिट यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, उनका प्रॉफिट ज्यादा, उनका सेल्स ज्यादा, बड़े बड़े ऑफिस है। पर साइरेट एंड मार्च कहते हैं कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है उनको सिर्फ प्रॉफिट एम नहीं होना चाहिए, उनके प्रॉफिट के साथ ये 4 एम और होने चाहिए, प्रोडक्शन का, इन्वेंट्री का, सेल्स का एंड मार्केट शेयर का। प्रॉफिट तो एम होगा ही होगा, प्लस उसके साथ आपके ये 4 एम और होने चाहिए। ये है आपका पूरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्लियर? तो अभी तक अपन बस इतना ही पढ़ेंगे। अभी तक हमने 2 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए एंटरप्राइज के, एक तो पढ़ा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, एक पढ़ा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक में आपका एम होता है कि हमें सरवाइव करना है, और इकोनॉमिक में मेरा एम होता है मुझे पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, यहां तक का मैं मंडे को सुनूंगी आपसे। चलो बाय।